हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 12 जिसका नाम है पादप जनन। तो बच्चों, पादप जनन, पादप मीन्स पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों में जनन के बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे और साथ में जो जनन कितने प्रकार का होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और इसके बाद जो पेड़ पौधों से नए पौधे किन तरीक़ों से बनते हैं, कायक प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन आदि अनेक विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि पादप में जनन क्या होता है ना। तो जब हमें जनन का अर्थ है कि जब सभी जीव अपने ही समान जीवों का क्या करते हैं, जनन करते हैं। मतलब सभी जीव का अर्थ है बच्चों कि जैसे बकरी है तो बकरी अपने ही समान, मतलब बकरी का बच्चा ही पैदा करेगी, है ना। गाय है तो गाय अपने ही समान गाय पैदा करेगी। शेर का बच्चा शेर ही पैदा होगा। तो उसी प्रकार सभी जीव अपने समान ही जीवों का जन्म मतलब पैदा करते हैं। उसी प्रकार माता पिता से जो संतति का जन्म होता है, माता पिता से जो संतति का जो जन्म होता है, संतति मीन्स बच्चों का जन्म क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। उसी प्रकार जो पेड़ पौधे होते हैं तो उन्हें भी, मतलब जैसे आम का पौधा है तो आम का पेड़ है तो आम के पेड़ से आम के पौधे ही आएंगे ना। इसी प्रकार किसी का जैसे बैगन का है तो बैगन के पौधे से बैगन ही आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि टमाटर हो गया आएगा। तो इसी प्रकार जो समान जो पौधे होते हैं तो वो भी अपने समान पौधों को ही, समान पौधे ही उनसे उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए अपन अपने वंश और प्रजाति को बनाए रखने के लिए, जैसे आम है या जो बैगन का पेड़ है, टमाटर का पौधा है, तो हमें एक से ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जनन करना आवश्यक होगा। इसी प्रकार जनन जंतुओं के साथ साथ पेड़ पौधों के लिए भी आवश्यक है। तो पादपों में जो जनन होता है विभिन्न विधियों द्वारा होता है। तो सबसे पहले जो पादपों में जो जनन होता है वो दो प्रकार से होता है, एक अलैंगिक जनन होता है और एक लैंगिक जनन होता है। तो जो अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन में जो पादप होते हैं बिना बीजों के, जैसे अपन लोगों को पता है कि जैसे बीज जैसा अपन डालते हैं, मिट्टी के अंदर दबाते हैं, पानी देते रहते हैं, तो कुछ समय बाद उसमें नया नया पौधा उत्पन्न होता है ना। और लेकिन कुछ जो पेड़ पौधे होते हैं वो बिना बीज के भी उत्पन्न होते हैं। तो जो बीज से उत्पन्न होते हैं वो लैंगिक जनन होता है और जो बिना बीज के उत्पन्न होता है वो अलैंगिक जनन होता है। ठीक है। अब जो बिना बीज के उत्पन्न होते, जो अलैंगिक जो जनन होता है उसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन में भी कई पेड़ पौधों के कई जो अंग होते हैं वो भाग लेते हैं, जैसे मूल, तना, जड़, तना, पत्तियाँ। तो ये पादप के कायक अंग कहलाते हैं। और जो वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों से क्या निकलते हैं, पुष्प निकलते हैं। आम का जो वृक्ष होता है, आम के वृक्षों पर जैसे फूल लगते हैं, फूल बाद में किस में बदल जाते हैं, फल में बदल जाते हैं और हम वो फल खाते हैं ना। और भी वही फल जब हम खाने के बाद वो बीज जब हम फेंक देते हैं तो बीज से फिर एक नया पौधा अंकुरित होता है। तो इस प्रकार पुष्प पादप में क्या करते हैं, जनन का कार्य करते हैं। तो किसी पुष्प में केवल जो जनन अंग होते हैं, किसी पुष्प में तो दोनों होते हैं, नर और मादा जनन अंग, किसी किसी में एक होते हैं। तो पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं, मतलब अपने छोटे पौधों को उत्पन्न करते हैं। उसका अपन इस पाठ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन जैसे हमने पढ़ा कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, जनन दो प्रकार का होता है, एक अलैंगिक और लैंगिक। लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन में जो बीज से नए पौधे बनते हैं। ठीक है। यहाँ हम चर्चा करेंगे अलैंगिक जनन की। बीज से नए पौधे बन रहे हैं तो हम जानते ही हैं कि बीज डालेंगे तो बीज से एक नया पौधा बनेगा। लेकिन अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन में बीज और बीजाणुओं का उसमें कोई प्रयोग नहीं होता। पर कैसे बनते हैं फिर इस पर डिस्कस। इसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन का सबसे पहला जो विधि है कायक प्रवर्धन। इसमें क्या होता है, पादप के मूल मतलब जड़, तना, पत्ती या कली मतलब मुकुल कि जैसे किसी आकायक अंग द्वारा अपन नया पादप प्राप्त किया जाता है। चाहे जड़ से प्राप्त करें, तने से प्राप्त करें, पत्ती से प्राप्त करें या कली से प्राप्त करें, इन सब से अपन नए नए पौधे को प्राप्त करते हैं। तो वो ही क्या होता है, कायक
जो कायक प्रवर्धन होता है। जैसे आपने कभी सुना होगा गुलाब और चंपा के पौधों की अपन कलम लगाते हैं। आपने सुना होगा गुलाब की कलम ले आओ तो गुलाब की कलम से क्या हो जाएगा, हमको नया पौधा प्राप्त हो जाए। जैसे अपन कलम लगाते हैं तो कलम को उसकी पर्व संधि से गांठ जो होती है उधर से काटते हैं और मिट्टी में लगाने के बाद कुछ समय बाद जब पानी देते रहते हैं तो वो पौधा परिपक्व हो जाता है, उसमें पत्तियां आने लगती, तो कलम से वो पौधे का निर्माण हो जाता है। तो कहीं कहीं तो ये कलम से हो गया, है ना। लेकिन आपने इस चित्र में दिख रहा है तो ये पर्व संधियाँ होती हैं। तो अच से जो जुड़ी कलिकाएँ होती हैं जो इस तरीके से होती हैं। तो गुलाब के तने की कलम से जनन, मतलब कलम गुलाब के तना जो होता है उस कलम से नए पौधे का निर्माण हुआ। लेकिन ये आपको दिख रहा है कभी कभी इस तरीके से दिखता होगा, पत्तियों के बीच में जो ये तना दिखता है, छोटा सा तना है, ये क्या होता है, इससे ही नए पौधे का भी निर्माण होता है। कैसे होता है, पुष्प कलिकाओं के, पुष्प की कली तो होती है, उसके अलावा पत्तियों के कच्छ में भी कलिकाएँ होती हैं। ये कलिकाएँ क्या होती हैं, अंकुरों के रूप में विकसित होती हैं, है ना। और ये कायक कलिकाएँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, कायक कलिकाएँ कहलाती हैं। कली में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर जो पत्तियां बनी नहीं होती वो लिपटी हुई होती हैं, और ये कायक कलिकाएँ ही नए पादप को जन्म दे दीजिए। इधर से ये कायक कलिकाएँ क्या करती हैं, नए पादप को जन्म दे। उसी प्रकार आलू में भी आपने देखा होगा, कभी कभी आपने आलू में चित्र दिख रहा है, आलू में इस तरीके से आँखें हैं, ये आँखें रहती हैं। तो आलू में ये आँख रहती है। आलू के अगर अपन 3-4 टुकड़े करें, पर ऐसे टुकड़े करें कि प्रत्येक भाग में इस तरीके की आँख हो। जैसे मिट्टी में डालने के बाद कुछ समय बाद पानी डालते हैं तो कुछ समय बाद उसमें से भी इस तरीके से नए पौधा अंकुरित होने लगता है। इसी प्रकार अदरक में भी होता है, अदरक में भी इस तरीके से अपन कर सकते हैं, है ना। तो कभी कभी आपने सुना होगा लाल आँख के आलू हैं, तो ये आलू इस तरीके से रहते हैं। फिर आता है बायोफिल्म, जिसे अपन बोलते हैं पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा जो होता है उस पत्ती के किनारे के गर्त में क्या होती है, कलिकाएँ होती हैं। यदि हम पादप की पत्ती, कभी कभी आप पत्ता चट्टा की पत्ती देखना, उस पत्ती और वो पत्ती ज़मीन पर गिर जाती है तो उससे भी नए मुकुल या नए पादप का जन्म होता है। ये चित्र है, आप देख सकते हैं, पत्ता चट्टा की पत्ती है, इससे नए पादप उग रहे हैं। तो कभी कभी पत्ती से भी नए पादप का जनन होता है। तो पत्ती भी कभी कभी कायक प्रवर्धन का काम करती है। ऐसी कैक्टस जैसे पादप के वे भाग है जो मुख्य पादप से अलग हो जाते हैं और नए पादप को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार अपन ने कायक प्रवर्धन के बारे में पढ़ा। तो कायक प्रवर्धन में क्या होता है बच्चों, कायक प्रवर्धन में कोई भी पौधे का कोई भी जो भाग है, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो पत्ती हो, चाहे वो तना हो, इनसे नए पौधे का, नए पादप का क्या होता है, जन्म होता है। और बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा जो अपन कायक प्रवर्धन से उगाते हैं वो कम अवधि में ही आ जाते हैं। और नए जो पादप होते हैं, नए पादप भी अर्थात बिल्कुल उसी जैसे होते हैं और एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न वाले पादप मादा पिता दोनों के गुण आते हैं, है ना। और लैंगिक जनन के परिणामस्वरूप पादप कैसे होते हैं, बीज से उत्पन्न होते हैं। तो अपन को एक चीज़ समझनी होगी कि लैंगिक जनन के जो पौधे होते हैं उत्पन्न होते हैं वो बीज से उत्पन्न होते हैं। अलैंगिक जनन के कायक अंगों द्वारा होते हैं, जैसे तना, पत्ती और जड़ द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट विधि पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की मुकुलन। मुकुलन मतलब मुकुल एक कली के रूप में। तो अपन बाजार से एक ईस्ट पाउडर लाएंगे। ये ईस्ट का चित्र है बच्चों, ये दिख रहा है आपको। तो अपन बाजार से एक ईस्ट लाएंगे, उसे जल में डालेंगे, उसमें 1 चम्मच शक्कर जल में घोल देंगे, उसे उस कमरे के गर्म भाग में रख कुछ घंटे के पश्चात देखेंगे द्रव की एक बूंद को अगर हम कांच की स्लाइड में देखेंगे इस तरीके से हमें ईस्ट की कोशिकाएं दिखेंगी। चित्र दिख रहा है। कुछ समय बाद ईस्ट से हमें इस तरीके से एक नया मुकुल बनता हुआ दिखाई देगा और धीरे धीरे और अच्छे नमीन मुकुल बन जाएगा। और इसी नमीन मुकुल से अपने पास कुछ समय बाद कई नए नमीन मुकुलों की श्रृंखला हमको प्राप्त हो जाएगी। तो ये कौन सी विधि से हो रहा है, मुकुलन द्वारा हो रहा है। तो ईस्ट कोशिका में बाहर निकलने वाला जो छोटा बल्ब जैसा प्रवर्ध होता है मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल क्रम से वृद्धि करता है और जो जनन कोशिका होती है उससे अलग होकर नई ईस्ट कोशिका बनाता है। ये देख रहे हैं ना अपन, ये अलग सा हो रहा है। फिर क्या होता है, कभी कभी नवीन मुकुल से भी नए मुकुल भी विकसित हो जाए। नए मुकुल विकसित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चित्र में नए मुकुल विकसित हो जाते हैं।
इस प्रकार ये मुकुल श्रृंखला बन जाती है। इस प्रकार कुछ समय बाद हमें ईस्ट की बहुत अधिक संख्या में कोशिकाएं मिलती है। ईस्ट वैसे एकल कोशिका होती है और मुकुलन के द्वारा उसकी ईस्ट की कई कोशिकाएं हमें प्राप्त होती हैं। इसके बाद दूसरी जो विधि है वो है खंडन। खंडन को आपने देखा होगा तालाब में या कभी टंकियों में, जो सीमेंट की टंकियाँ होती हैं उसमें आपको हरे रंग की काई सी दिखती है, जिसे हम शैवाल कहते हैं, जी हमको दिखती है। तो इसमें भी खंडन के द्वारा होता है, इस तरीके से दिखती है। तो इसमें क्या होता है, ये शैवाल होते हैं, जब जल और पोषक तत्व दोनों उपस्थित होते हैं, ये शैवाल क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं और तेजी खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल 2 या अधिक खंडों में विघटित हो जाते हैं और एक खंड फिर नए जीवों को जन्म देते हैं और एक क्रम निरंतर चलता रहता है। कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। शैवाल मतलब जो काई जिसको अपन कहते हैं, और काई आपने तालाबों में या अपनी टंकियों में काफ़ी समय से साफ नहीं होती, जो हरे हरे रंग की वो काई अपन को दिखती है, वो शैवाल ही होता है। तो उसमें खंडन के द्वारा नए संतति का जन्म होता है। फिर इसके बाद आते हैं बीजाणु निर्माण। तीसरी जो विधि है अलैंगिक जनन की है बच्चों, बीजाणु निर्माण। तो बीजाणु निर्माण में क्या होता है, बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु ये दिख रहा है अपन को, जो प्रत्येक बीजाणु होता है एक सुरक्षात्मक कवच के द्वारा ढका रहता है इस तरीके से, जिसे हम कहते हैं बीजाणु दानी कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में को झेलने के लिए कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है। अभी अपन ने देखा, ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं और ये अनुकूल परिस्थिति में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव को क्या करते हैं, विकसित करते हैं। तो बीजाणु धानी की ये पुंज है, इसी के अंदर क्या रहते हैं, बीजाणु रहते हैं, जो जिनके द्वारा नए संतति पैदा होते हैं। अब अपन आते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में हमने पढ़ा था कि लैंगिक जो जनन होता है में जो पौधे बीज से उत्पन्न होते हैं। अब बीज से कैसे उत्पन्न होते हैं अपन इसमें पढ़ेंगे। तो जो लैंगिक जनन होते हैं, किसी में तो क्या होता है कि दोनों होते हैं, नर भाग और मादा भाग। तो अभी अपन पढ़ते हैं कि जैसे ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, है ना, और या जिन्हें एकलिंगी और द्विलिंगी उन्हें कहते हैं जिनमें दोनों उपस्थित हो। और एक का अर्थ है एक, या तो पुंकेसर उपस्थित होगा या स्त्री केसर उपस्थित होगा, वो एकलिंगी माने एक लिंग उपस्थित हो, या तो नर भाग उपस्थित हो गया या फीमेल भाग। तो पुंकेसर जो होता है नर भाग होता है और स्त्री केसर होता है मादा भाग होता है। और जिनमें दोनों उपस्थित होते हैं द्विलिंगी पुष्प होते। अगर आप सरसों का फूल देखना या आप गुड़हल का फूल देखना या गुलाब का फूल देखना, उसमें ये दोनों, उसमें क्या हमको दोनों दिखते हैं। मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरे के पौधे में केवल एक भाग दिखता है, वो एकलिंगी पुष्प कहलाते। तो कभी कभी पेपर में आता है कि एकलिंगी पुष्प का उदाहरण दीजिए, तो आप कर सकते हो मक्का, पपीता, खीरे, और द्विलिंगी में सरसों, गुलाब, पिटूनिया के पौधे। ठीक है बच्चों, अपन इसके बारे में जिधर पढ़ते हैं तो नर भाग पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर में क्या होता है, परागकोश होता है और प्रतंतु होता है ना। परागकोश में होते हैं परागकण। ठीक है, फिर नीचे जो चित्र दिख रहा है अपन को, ये है उसका बीजांड का चित्र, है ना, जिस तरीके से स्त्री केसर का चित्र। स्त्री केसर मतलब फीमेल पार्ट होता है, भद्रकाग होता है, भद्रिका होता है, बीजांड होता है, और ये अंडाशय। अंडाशय को हम काट के देखेंगे तो इस तरीके से हमें इस चित्र दिखेगा। इसके अंदर ये होते हैं बीजांड, जिन्हें हम बीज बोलते हैं। कई बीज होते हैं। ठीक है, तो ये नर भाग और अपन ने पुंकेसर और स्त्री केसर के बारे में पढ़ लिया। लेकिन अब जो जनन कैसे होता है, इसको अपन जिसे अपन बोलते हैं परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागण। क्या होता है, कभी कभी जो परागकोश है, ये चित्र से समझिए, इन परागकोश में होते हैं परागकण, है ना। जो परागकण होते हैं दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण से ढके रहते हैं। किससे ढके रहते हैं, परागकोश से ढके रहते हैं, जो उन्हें सूखने से ही बचाता है। और ये परागकण कैसे, तो हल्के होते हैं, ये वायु द्वारा जल द्वारा बहा लिए जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी पेपर में आता है कि परागकण किसे कहते हैं, तो परागकण आपको पता होना चाहिए, परागकोश के अंदर होते हैं। और जो परागकण एक सुरक्षात्मक आवरण से ढके रहते हैं, जिसे हम परागकोश कहते हैं। ठीक है,
अब अपन बात करेंगे जब ये परागकण टूट जाते हैं, पानी या जल से बह जाते हैं, या कीटों जब जैसे ही कीट इनके ऊपर बैठते तो कीट से चिपक जाते हैं। जब ये कीट जो कीड़े होते हैं जैसे मधुमक्खी मधुमक्खी से चिपक जाते हैं, चिपक गए, और जैसे ही मधुमक्खी दूसरे या तो उसी फूल के उसी अपन ने भी पढ़े कि दो तरह के फूल होते हैं, एक लिंगी होते हैं और एक दो ही लिंगी होते हैं। एक में तो पुंकेसर और ये स्त्री केसर दोनों होते हैं, है ना, और एक में कोई अकेला होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये परागकण किसी कीट से चिपककर इधर आ जाते हैं, या तो उसी पुष्प के जो स्त्री केसर है उससे चिपक जाते हैं, या अन्य पुष्प के स्त्री केसर से चिपकते हैं। जब जो परागकोश का परागकण है ना, ये परागकोश का क्या है, परागकण, जब उसी पुष्प के पत्रकाक से मिलते हैं तो स्वपरागण होता है, और अन्य पुष्प के पत्रकाक से मिलते हैं तो परपरागण होता है। तो परागण क्या होता है, तो परागण अभी अपन पढ़ रहे थे, परागण क्या होता है, जब परागकोश के परागण अलग होकर स्त्री केसर के पत्रकाक से मिलते हैं, उसे हम कहते हैं परागण। ठीक है, अब इसको अपन समझेंगे कि ये पढ़ो भाषा यही लिखी, परागकणों का परागकोश से पुष्प के पत्रकाक पर स्थानांतरण होता है परागण कहलाता है। ठीक है, यदि परागण उसी पुष्प के पत्रकाक पर होता है तो स्वपरागण, और अन्य पुष्प के पत्रकाक पर होता है तो वो परपरागण होता है। इसलिए वो दोनों चित्र इधर देखो क्लियर हो रहा है। देखो अपन ने भी पढ़ा था कि दो तरह के पुष्प होते हैं। एक पुष्प तो वो होता है जिसमें स्त्री केसर पुंकेसर एक ही में होते हैं ना, और एक वो होता है जिसमें एक ही रहता है। लेकिन जो परागण, इसी प्रकार अपन परागण के बारे में पढ़े, परागण दो तरह का होता है। तो परागण में क्या होता है, ये जो परागण लगे ये इसी पुष्प के पत्रकाक पे गिर रहा है तो स्वपरागण, और ये परागण अन्य पुष्प के पत्रकाक पर गिरेगा तो परपरागण। तो पेपर में आता है स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है। तो ये चित्र आप अच्छी तरह से याद कर लेना, ये भी पेपर में आता है। देखो बिल्कुल चित्र क्लियर दिख रहा है, ये अपना परागकोश है, इसके अंदर परागण जो परागकण है, तो ये जैसे ही अपने जाएंगे इससे पत्रकाक से, तो ये कौन सा हुआ, स्वपरागण है ना, और अन्य पुष्प से मिला तो परपरागण। ठीक है बच्चों, तो स्वपरागण परपरागण आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये स्त्री केसर की संरचना है, ये भी पेपर में बहुत आती है बच्चों, ये पुंकेसर की संरचना ये आती। अब अपन इसको और आगे पढ़ेंगे, निषेचन क्या होता है। निषेचन का चित्र से अपन समझेंगे। निषेचन जो भी अपन ने पढ़ा था, ये स्त्री केसर का चित्र है ना, और जो अभी पुंकेसर का जो परागण था जो हुआ, चिपक गया, इससे चिपका, और धीरे धीरे इसका केंद्रक आपस में मिल जाएगा, इस चित्र में दिख रहा है। तो इसी को अपन कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। इसमें क्या होता है, नर और मादा युग्मन के संयोग द्वारा बनी जो कोशिका होती है युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने में नर और मादा का दोनों का क्या होता है, संयोग होता है, इसे निषेचन कहते हैं। नर मादा भी मैंने समझाया था, ये क्या है, ये कहाँ से आया, पुंकेसर के जो परागकोश था इस टाइप से उधर से आया है ना। अपन ने देखा था स्वपरागण परपरागण में, वहाँ से ये आया है ना। जो कौन सा पार्ट था, मेल पार्ट था, और जो इस तरीके से वो मेल पार्ट, जो फीमेल पार्ट था। तो फीमेल पार्ट से ये संरचना इस तरीके से हुई। फिर इसका केंद्रक इस चित्र में दिख रहा है, इसका केंद्रक इधर गया, फिर इसका जो केंद्रक इधर आके मिल गया। तो ये युग्मनज का निर्माण, जो अंदर तो दो केंद्रक दिख रहा है, युग्मनज जिसे इंग्लिश में जाइगोट बोलते हैं, इसमें दो केंद्रक होते हैं ना, ये अंडकोश का है और ये परागनल का है, अंकुरित होता परागण। ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं निषेचन। तो ये भी चित्र में पेपर में बहुत आता है। नर और मादा का जो संयोग होता है वो क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है, और उससे जो बनी जो कोशिका होती है वो क्या कहलाती है, जाइगोट कहलाती है। याद रखना, नर और मादा के मिलने की जो विधि होती है वो विक्रम क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है, और उसमें जो बनी जो कोशिका होती है वो युग्मनज कहलाती है। और युग्मनज में ही भ्रूण विकसित होता है। भ्रूण मतलब बीज,
है ना। और बीज के अंदर इसी से बीज बनेगा और ये बीज ही बाद में नए पौधे का निर्माण करेगा। अब जितनी क्रिया हो गई, तो ये स्त्री केसर है जो अपन कभी फूल को तुम काट के देखना, उसमें अंदर एक दिखता था अंडाशय जैसा, तो वही चीज़ जो अंडाशय है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, फल में बन जाता है। किससे बदल जाता है, फल में विकसित। तो पेपर में आता है कि फल में पौधे का कौन सा भाग विकसित होता है, पुष्प का कौन सा भाग विकसित होता है, तो अंडाशय होता है। ये याद रखना। अपन ने फूल देखा, फूल के नीचे से गुलाब का फूल भी अगर आपने देखा होगा, गुलाब का जो नीचे ऐसे रहता है वाइट कलर का, वो होता है अंडाशय रहता है ना। इसी प्रकार हर पौधे में होता है। तो जो वही अंडाशय ही कुछ समय बाद क्या बदल जाता है, फल में बदल जाता है। इसलिए कहते हैं कि अगर किसी पौधे के, आपने आम का पेड़ भी देखा, आम के पेड़ में पहले फूल आते हैं, वही फूल फिर कैरी बनती हैं, है ना। तो ये वो जो अंडाशय है वो फल में विकसित होता है, और वो जो पुष्प के जो अन्य भाग होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, मुरझा के गिर जाते हैं, और परिपक्व होने पर जो अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। फल के अंदर ही क्या होते हैं, एक बीजांड होता है, बीजांड से बीज विकसित होते हैं, और बीज में एक भ्रूण होता है, जिससे जो भ्रूण होता है वो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है, और वो बीज से ही नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है जी, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से बीज होते हैं अखरोट वाले, कुछ सूखे बीज रहते हैं, और कुछ रसीले फल होते हैं, और कुछ कठोर रहते हैं। जैसे कुछ रसीले फल में जैसे आम, सेब, संतरा, इनके अंदर के, जैसे आम के अंदर गुठली, सेब के अंदर काले बीज, संतरा के अंदर भी बीज आपने देखे होंगे। और कुछ फल कैसे होते हैं, कठोर रहते होते हैं, जैसे बादाम, अखरोट, ये भी फल ही होते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है बीज प्रकीर्णन। बीज प्रकीर्णन का अर्थ है बीजों का फैलना, कि बीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाते हैं। तो कैसे जाते हैं, हवा के द्वारा जाते हैं, पानी के द्वारा जाते हैं, जंतुओं के द्वारा जाते हैं। कैसे जाते हैं, कभी पानी वर्षा, तो पानी के कारण जो बीज है वो बह के चला गया, है ना। तो आपने कभी कभी देखा होगा, जैसे हवा चलती तो हवा के साथ ही बीज उड़ के चले जाते हैं। और जंतुओं के द्वारा और मानवों के द्वारा, जैसे अपन ने फल खाया तो अपन ने गुठली कहीं फेंकी तो वो गुठली कहीं और फेंकी। कभी कभी आपने देखा जंगलों में भी सब तरह के अपन को पेड़ पौधे मिलते हैं, तो वो इसी रीजन के कारण मिलते हैं, प्रकीर्णन के कारण, कि फल जो बीज है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, है ना। अगर ऐसा नहीं होता, अगर आपने देखा होगा कि एक ही जगह पर आम का पेड़ है, वहीं कई कई आम के पेड़ लग जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर पौधे को प्रकाश, जल, खनिजों के लिए परस्पर स्पर्धा करना पड़ती है, कि सभी को इन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर कम जगह में खूब सारे पेड़ पौधे लग जाएं, मान लो कम जगह है उसमें खूब 10-20 पेड़ पौधे लग जाएं, तो क्या 10-20 पेड़ पौधे परिपक्व हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उन्हें भी पर्याप्त प्रकाश, जल, खनिज की आवश्यकता होगी। तो इन्हें भी पर्याप्त आपस में कॉम्पिटिशन, स्पर्धा होती है, इसलिए इन्हें अब दूर दूर लगाना बहुत आवश्यकता है। अब प्रकीर्णन होता कैसे, कुछ प्रकीर्णन तो पादप में व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायता करता, ताकि वे नए आवासों में पकड़ बनाने में समर्थ हो सकें। अब कुछ प्रकीर्णन ऐसे भी होता, कुछ बीजों में क्या होते हैं, पंख होते हैं, ये दिख रहा है ना, सहजन और द्विफल, ये नाम है बच्चों, पेपर में आता है। सहजन, ड्रमस्टिक, द्विफल, मैफल, इनमें पंख होते हैं। पंखों के द्वारा ये हवा के जरिए उड़ जाते हैं और इनका प्रकीर्णन हो जाता है। तो ये कहीं भी लग जाते हैं, कि ये पादप के फलों बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल, जंतुओं द्वारा होता है, पहले ही बता दिया मैंने आपको। इनमें पंख युक्त बीज होते हैं, रोम युक्त बीज होते हैं, तो उड़कर दूर स्थानों पर चले जाते हैं। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं ना। ऐसे बीजों में फल के आवरण कैसे होते हैं, स्पंजी तंतुमय होते हैं। माने जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो वो कैसे होते हैं, उनका जो आवरण होता है स्पंजी तंतु में होता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। उदाहरण के लिए जैसे नारियल, कुछ बीज जंतुओं द्वारा भी प्रकीर्णित होते हैं। जंतुओं के द्वारा कैसे होते हैं, उनमें कांटेदार बीज रहते हैं, जिसमें हुक जैसी संरचना होती है, जंतुओं के शरीर में चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक उनके साथ चले जाते हैं, जैसे सूरजमुखी के रोमयुक्त फल या मदार के रोमयुक्त बीज। ठीक है बच्चों, तो कुछ बीजों में इस तरीके से पहुंच जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। तो दूसरे तीसरे जैसे यूरेना और जैंथियम, जी आपको चित्र दिख रहा है, यूरेना और जैंथियम, जी जैंथियम का चित्र है। इसमें कुछ पौधे के जो फल है झटके के साथ फटते हैं और वो दूर दूर तक गिरते हैं, जैसे एरन और बालसम के पादप में भी ऐसा ही होता है।
तो बच्चों बीजों का प्रकीर्णन मतलब बीज एक स्थान से दूसरे स्थान से इस तरीके से पहुँचते हैं, इसलिए सभी पौधे सभी जगह अपन को पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आते हैं प्रमुख शब्दों पे। तो अलैंगिक जनन अपन ने पढ़ाई। अलैंगिक जनन बिना बीजों के द्वारा होता है और लैंगिक जनन में बीजों के द्वारा नए संतति का, नए पौधे का वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है बच्चों, और मुकुलन, मुकुलन एक अलैंगिक जनन है जिसमें मुकुलन ईस्ट के द्वारा जो मुकुलन ईस्ट में जो जनन होता है मुकुलन के द्वारा ही होता है। भ्रूण क्या होता है? बीज के अंदर भ्रूण होता है जिससे नए पादप का निर्माण होता है। प्रकीर्णन अभी पढ़ाई है। प्रकीर्णन जंतुओं में पानी, हवा और जंतुओं के द्वारा बीजों का क्या होता है? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन में बीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। ठीक है, और खंडन, खंडन अपन शैवाल जैसे काई बोलते हैं, तो शैवाल में जो जनन होता है वो खंडन के अलैंगिक जनन है खंडन भी, और जो शैवाल में जो जनन होता है वो खंडन के द्वारा होता है। युग्मक, युग्मक क्या होते हैं? लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का क्या होता है? मिलन होता है। तो जो स्त्री केसर और पुंकेसर वो क्या कहलाते हैं? युग्मक कहलाते हैं। फिर बीजांड, बीज के अंदर जो अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर कई जो छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं गोल जैसी, वो क्या कहलाती हैं? बीजांड कहलाती हैं। परागण अभी पढ़ा था। किसी पराग जो पुंकेसर होता है, तो पुंकेसर में जो परागकोश होता है, तो परागकोश के परागकण जब वो पत्रकाक पर मिलते हैं तो वो क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। किसी पुष्प का परागकोश या उसी पुष्प या अन्य पुष्प के पत्रकाक पर उसका जो स्थानांतरण का क्रम होता है वो क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। लैंगिक जनन अभी अपन ने पढ़ाई है। लैंगिक जनन में बीजों द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। क्यों होता है? इसमें नर और मादा युग्मों का संयोग होता है। बीजाणु और बीजाणुधानी, कवक में जो कई बीजाणु होते हैं वो एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढके रहते हैं जिसे हम बीजाणुधानी कहते हैं, और बीजाणुधानी के अंदर ही कई छोटी छोटी जो संरचनाएं होती हैं वो बीजाणु कहलाती हैं। और बीजाणु भी एक तरह से कैसा? अलैंगिक जनन है। फिर परागकोश, परागकोश क्या होता है? अभी अपन ने पढ़ाई था कि जो ये अपना पुंकेसर का जो ऊपर वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? परागकोश कहलाता है। ठीक है, और परागकोश में ही क्या पाए जाते हैं? परागण पाए जाते हैं। फिर आता है कायक प्रवर्धन। क्या होता है? तो कायक प्रवर्धन, अपन ने कायक प्रवर्धन में क्या होती हैं? पत्तियां, तना और जड़ जैसे कायक भागों से नए पादप का निर्माण होता है। उभनज, नर और मादा के संयोग से बनी जो कोशिका होती है वो युग्मनज कहलाती है, जिसे जाइगोट कहते हैं। इसके अंदर 2 केंद्रक होते हैं। परागण क्या होता है? अभी अपन ने पढ़ा था। पराग कोश के पराग कोश के अंदर क्या पाई जाती है? एक जो संरचना जो कोशिका पाई जाती है उसे हम कहते हैं पराग कण कहते हैं, है ना। ये बहुत हल्के होते हैं, पानी के साथ आसानी से बह जाते हैं। स्त्री केसर, स्त्री केसर में क्या होता है? पत्रकाक होती है। स्त्री केसर पुष्प का मादा भाग होता है सबसे पहले, और इसमें पत्रकाक और पत्रकाक होती है। अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं। और पुंकेसर एक फूल का नर भाग होता है जिसमें परागकोश और पुतंतु होता है। तो बच्चों ये चैप्टर पूरा हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई भी शब्द अगर आपको समझ में नहीं आया उसे कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कीजिएगा, जिससे आपको ये मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें, घर पर रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।